ओके, अ होमोजीनियस क्यूबिक ब्लॉक ऑफ साइड L, ठीक है, हर साइड क्यूबिक ब्लॉक की कितनी है, L है, ये हाइट L है, ये L है, पीछे कुछ होगा वो भी L है, वेट्स 200 न्यूटन, इस ब्लॉक का वेट कितना है, 200 न्यूटन है, resting on a horizontal floor is acted upon by a force of 100 न्यूटन at an angle of 60 डिग्री। 100 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, कितने एंगल पे एक्ट हो रहा है, 60 डिग्री पे, ओके, 100 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है at an angle of 60 डिग्री to the horizontal as shown in the figure। if the coefficient of friction mu is 0.3, mu का वैल्यू दिया गया है 0.3, the magnitude of frictional force between the block and the floor is, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मुझे निकालना है। तो देखो यहाँ पे वेट 200 न्यूटन, मैं चाहिए तो एफबीडी साइड में फिर से एक बार बनाता हूं, ये ब्लॉक है, इसका वेट कितना है 200 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा 200 न्यूटन, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट ये 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 100 न्यूटन इज एक्टिंग लाइक दिस एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 60 डिग्री, और ये कौन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F, whose value is mu Rn। mu Rn is the limiting value of frictional force, तो डायरेक्टली नहीं लिखता मैं सिर्फ F लिखता हूं, F, या फिर फ्रिक्शन के लिए सफिक्स में R लिख दो, Fr, ओके। तो मैं डिस्कशन करता हूं थोड़ा, देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो एक ऐसा वैल्यू है जिस लिमिट तक या जिस लिमिट के बाद बॉडी मूव होना चालू कर देती है, तो वो वैल्यू जो है फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू, इट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। म्यू का वैल्यू 0.3 है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 200 है, तो 0.3 इंटू 200 आई विल गेट 60 न्यूटन, ठीक है। अब चेक करनी होगी कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है फ्रिक्शनल फोर्स की, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट अगर करनी है तो मुझे समेशन Fy इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, समेशन Fy इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो Fr के ये 100 के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज 100 cos 60 और ये 100 sin 60, तो समेशन Fy इक्वल टू 0 जब करूंगा तो माइनस Fr प्लस 100 cos 60 इक्वल टू 0, तो Fr इक्वल टू 100 cos 60 50, तो Fr इज 50 न्यूटन, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो यहां पे 50 न्यूटन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसको अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा 50 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू वाला नहीं कंसीडर करेंगे तो 60 न्यूटन विल नॉट बी द आंसर, 50 न्यूटन विल इज गोइंग टू बी द आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं आपको समझा देता हूं लिमिटिंग वैल्यू क्या रहता है, हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा हुआ है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स Fr और F एप्लाइड, तो वो ग्राफ कैसा रहता है, इनिशियली स्ट्रेट लाइन रहता है, मतलब जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है। मान लो अप्लाइड फोर्स अगर 10 न्यूटन रहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना रहता, 10 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स अगर 20 न्यूटन रहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना रहता, 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स अगर 50 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 50 न्यूटन है। ये कब तक चलता, अप टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, अगर 60 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 60 न्यूटन, और उसके बाद में अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ने दो, अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन, फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा, 60 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि वो लिमिटिंग वैल्यू है। उसके बाद में फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज 50 न्यूटन। A ball is thrown vertically upward with a velocity 10 meter per second from a height of 40 meter from the ground। तो ऐसा इमेजिन करो एक 40 मीटर हाइट की टावर है, उसके ऊपर खड़े होके किसी ने तो भी एक बॉल जो है वो थ्रो किया वर्टिकली
अपवर्ड डिरेक्शन, ठीक है। उसको अगर ऊपर फेंका गया है फ्रॉम पोजीशन ए तो वो नीचे जरूर आएगा ग्राउंड तक, ठीक है। ऊपर फेंका गया विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। A ball is thrown vertically upward with a velocity 10 meter per second from a height of 40 meter from the ground. If the air resistance is neglected and g is 9.81, g कैसे लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 नहीं सिर्फ 9.8 लेने को कहा है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो रेक्टिलिनियर मोशन का सम है, तो गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं, SUVAT। जो वेक्टर्स है उनके लिए अपवर्ड मूविंग वेक्टर्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड मूविंग वेक्टर्स विल बी टेकन एज नेगेटिव फ्रॉम द डेटम पोजीशन। लेट मी से डेटम इज एट ए, तो ए के ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ जाने वाले वेक्टर्स को नेगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले S इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी कैसे जाना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा है, तो S विल बी -40 मीटर्स। U यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो U इज +10 मीटर पर सेकेंड। रिगार्डिंग V आई डोंट नो एनीथिंग, हमें पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन है लेकिन वैल्यू पता नहीं, तो रहने दो, उसको डैश कर देता हूं। एक्सेलरेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो G का वैल्यू ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टाइम टेकन T मुझे निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। V मुझे पता नहीं है, V मुझे पता नहीं, डैश ही रख देता हूं। तो ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें टाइम आता है और ये सारा गिवन आएगा। तो बाय काइनेमेटिक इक्वेशन S = ut + ½ AT स्क्वायर। S की वैल्यू है -40, U 10, T की T ½, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो हो गया, ओनली T इज अननोन, आ जाएगा 9.8 का आधा 4.9, तो 10T - 4.9 T स्क्वायर -40, -4.9 T स्क्वायर वो साइड लेके जाओ, 4.9 T स्क्वायर प्लस हो जाएगा -10T और ये -40 एज इट इज, -40 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैल्सी में डायरेक्टली आप इक्वेशन मोड पे डाल के सेकेंड डिग्री सॉल्व कर सकते हो, लेकिन गेट एग्जाम में वो कैल्सी अलाउड नहीं है, प्रोग्रामेबल। तो कैसे करना है, तो T इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे, -b यानी T का कोएफिशिएंट -10 प्लस माइनस √b² यानी इस -10 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 4.9 दिख रहा है कैमरे में, इंटू c यानी -40 the whole thing divided by 2 into a is how much, a is 4.9। तो आप ये कैल्सी में सॉल्व करोगे, -10 + 10 हो जाएगा, प्लस माइनस √-10² इज 100, ये माइनस प्लस हो जाएगा। कैल्सी में कर लो 4 × 4.9 × 40 कितना होता है, 4 × 4.9 × 40, 2 × 4.9 इज 9.8, ओके 784, ओके। तो कैल्सी में आप कर सकते हो, ये अलाउड है कैल्सी में करना। 100 + 784 इज 884, √884 कितना होता है, 29.73। एक बार 10 + 29.73 यानी 39.73 अपॉन 9.8 और t इज इक्वल टू 10 माइनस यानी -19.73 डिवाइडेड बाय 9.8। लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता तो ये वैल्यू निग्लेक्ट कर देनी चाहिए, ओके। तो 39.73 डिवाइड बाय 9.8, टाइम के आंसर कितना आ गया बताओ, 39.73 डिवाइड बाय 4.05 सेकेंड्स। So this is the correct answer, 4.05 सेकेंड, ओके। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 4.05 सेकेंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4.05 सेकेंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले प्रिंटिंग मिस्टेक था, करेक्ट किया।
4.05 second. Option D is correct. When a ball of weight W rests on a spring of constant K, it produces a static deflection of 3 centimeter. ठीक है, यानी उनका कहना क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लो ये डिफॉर्म्ड पोजीशन है, यानी स्प्रिंग जब डिफॉर्म नहीं है तो कुछ ऐसा है. ठीक है, और मैंने क्या किया, नेक्स्ट केस में क्या किया, उसके ऊपर क्या किया, एक बॉल को रेस्ट करने को कहा. तो बॉल अगर रेस्ट करता है, वेट W नीचे एक्ट हो रहा है ना, तो बॉल अगर रेस्ट करता है तो द स्प्रिंग विल डिफॉर्म. ओके, व्हेन अ बॉल ऑफ वेट W रेस्ट ऑन अ स्प्रिंग कांस्टेंट K, इट प्रोड्यूसेस अ स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो ये 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आ जाएगा. स्प्रिंग के अंदर कितना डिफ्लेक्शन आएगा, 3 सेंटीमीटर का. ओके, इफ द बॉल नाउ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर. ठीक है, ये पहली फिगर, ये दूसरी फिगर, ये तीसरी फिगर. अगर मान लो इस बॉल को हाइट h इज इक्वल टू कितना, 30 सेंटीमीटर से मैंने ड्रॉप कर दिया एज शोन इन फिगर. स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड बाय, तो उस समय स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा वो मुझे फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको सिखाता हूं. तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं. अब इस केस में इस बॉडी का एफबीडी कैसे बनेगा मैं समझाता हूं आपको. वेट क्या लग रहा है, नीचे की तरफ. ठीक है, ओके, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा, अब स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, तो कंप्रेसिव फोर्स कैसे दिखाया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है ना. तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, तो स्प्रिंग फोर्स ये रहेगा, स्प्रिंग फोर्स, राइट. ओके, तो यहां पे मैं समेशन Fy अगर अप्लाई कर दूं इक्वल टू 0, तो प्लस स्प्रिंग फोर्स को F सफिक्स S लिखता हूं मैं, Fs माइनस W इक्वल टू 0. देखो ना, प्लस Fs माइनस W इक्वल टू 0. तो W इक्वल टू क्या हो गया, W वो साइड लेके जाओ, W इक्वल टू Fs यानी स्प्रिंग फोर्स क्या रहता है, K इंटू डेल्टा रहता है. Fs क्या रहता है, K इंटू डेल्टा डिफ्लेक्शन. इस केस में डिफ्लेक्शन कितना है, 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर यानी कितना होता है, 3 सेंटीमीटर. डेल्टा गिवन है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100 to convert this into meter. So it is 0.03 meter, right? तो K into 0.03. Okay. तो W is K into 0.03. So what is the value of K? K क्या हो गया, W divided by 0.03. तो ये आउटकमिंग्स है यहाँ पे इस डायग्राम से. ओके, अब सेकेंड केस. ठीक है, दिस इज केस 1. यानी बॉल को सिर्फ रख दिया स्प्रिंग के ऊपर तो वो डिफ्लेक्ट हो गया 3 सेंटीमीटर. तो केस 1 से मुझे ये मिला. अब केस 2 के लिए डायग्राम यही यूज करता हूं मैं. दिस इज केस 2. ठीक है, बॉल को कितने हाइट से छोड़ा गया है, 30 सेंटीमीटर. ओके, 30 सेंटीमीटर हाइट से बॉल को छोड़ा गया है. सो लेट मी कॉल दिस पोजीशन एज AA. इसके बाद में नेक्स्ट, ये बॉल जब यहां पे हिट करेगा तो स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगा. ठीक है, कंप्रेस होगा और रीच करेगा, मान लो पोजीशन BB. मान लो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ उस समय बाय डिस्टेंस x. लेट स्प्रिंग, ये क्या कर रहा हूं मैं, केस 2 कर रहा हूं. ये केस 1 यहां पे था, केस 1 यहां पे है, ये केस 2 है. मैं इसको ऐसा बॉक्स कर देता हूं. लेट स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड बाय x मीटर, x बाय डिस्टेंस x when ball fall from height what, 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर यानी कितना होता है, 30 by 100, 0.3 मीटर. तो बाय वर्क एनर्जी इक्वेशन
वर्क एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे मैं लगा दूं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, एनर्जी एट पोजीशन ए प्लस एनर्जी एट प्लस वर्क डन बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एट पोजीशन बी। वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या कहता है, एनर्जी एट पोजीशन ए प्लस वर्क डन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एट पोजीशन बी। अब इसमें वैल्यूज डालना चालू कर देता हूं मैं, ये साइड दिखाई दे रही है यहां तक, ओके यहां तक लगेगा मुझे। एनर्जी एट पोजीशन ए, पोजीशन ए पे हाइट है, मान लो मैं यहां पे डेटम ले लूं, बी पोजीशन पे डेटम ले लूं, यहां पे इसको डेटम कहूंगा, तो बी पोजीशन पे डेटम है, तो ए पोजीशन पे मेरे पास हाइट है, बॉल के पास क्या है, हाइट है, तो ए पोजीशन पे जो एनर्जी होगी वो होगी mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए, है ना, प्लस और वर्क डन बिटवीन ए एंड बी, यहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, एयर रेजिस्टेंस नहीं, तो वर्क डन 0 ले लेते हैं, और बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट पे बॉल आके रुक जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, तो ये जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है किस फॉर्म में स्टोर हो गई, इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी दैट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इस फॉर्मेट में। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या रहेगा, mgh, h क्या होगा उसका टोटल हाइट, इट इज 30 सेंटीमीटर प्लस x, तो 30 सेंटीमीटर को तो 30 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हम, 0.3 मीटर लिखेंगे, 0.3 प्लस x, और स्प्रिंग फोर्स क्या रहता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स is half k into deflection square, deflection is x, ओके। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करता हूं, mg के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट, w 0.3 प्लस x इज इक्वल टू हाफ, k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k की जगह पे w डिवाइडेड बाय, यस फ्रॉम 1, यहां पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा, w डिवाइडेड बाय 0.03, राइट, एक्स स्क्वायर, ओके। इसके बाद में अब ये W क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसल, ओके। व्हाट वुड आई गेट, ट्वाइस इंटू 0.03 इज 0.06, कैल्सी में करो, 1 डिवाइडेड बाय 0.06 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 0.06, 16.66 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0.3, ओके। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे, 16.66 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.3 इक्वल टू 0, इसको डायरेक्टली कैल्सी पे कर सकते हो आप, प्रोग्रामेबल कैल्सी में, लेकिन प्रोग्रामेबल कैल्सी गेट में अलाउड नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी यानी एक्स का कोएफिशिएंट लेना है, माइनस ऑफ व्हाट आएगा, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16.66 इंटू सी यानी कांस्टेंट टर्म -0.3, राइट, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए यानी 16.66। तो कैल्सियम में जब पुट करूंगा, माइनस ऑफ माइनस इज +1, 1 प्लस और माइनस, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 16.66 इंटू 0.3 कितना होता है, 4 इंटू 16.66 इंटू 0.3, 19.99 यानी क्या होता है वो, 19.99 यानी 20 ना, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 2 इंटू 16.66 इज हाउ मच, 2 इंटू 16.66 33.32, 1 प्लस 20 इज 21, अंडर रूट ऑफ 21 का आंसर क्या आता है, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 21, रूट 21 4.58 डिवाइडेड बाय 33.32, ओके। तो यहां पे देखो 1 एक बार ऐड करना है 4.58 में, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 प्लस 4.58 इज 5.58
डिवाइड बाय 33.32, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 4.58, आई विल गेट माइनस 3.58 डिवाइड बाय 33.32। अब ये जो है ये नेगेटिव है, तो डिफ्लेक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव यार, तो ये गलत आंसर है, ये सही है। तो आप डिवीजन करो और मुझे आंसर बताओ। 5.74 या फिर 75 बोला तो भी चलेगा। दिस इज इन मीटर्स, तो सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.1675 इंटू 100, इट विल कम आउट एज 7 सेंटीमीटर। तो 16.75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, और आंसर सी आप देखो तो आपको मिलेगा 16.75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। लिख लो। A bullet of mass m1 equal to 20 gram is fired horizontally with a velocity 200 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट है, इसका मास 20 ग्राम है। 20 ग्राम मतलब 20 डिवाइड बाय 1000 अगर आप करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 1000 अगर करोगे तो 0.02 kg, राइट। 0.02 kg is the mass of this bullet. Initially it was given as 20 gram. ठीक है। फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है इनिशियल? 200 मीटर पर सेकेंड। हिट्स अ वुडन ब्लॉक, इस वुडन ब्लॉक को ये हिट करेगी, ठीक है। हिट्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m2 इक्वल टू 500 ग्राम। m2 इज 500 ग्राम, यानी कितना किलो? 500 डिवाइड बाय 1000 करो, 0.5 kg, ओके। Resting on a horizontal plane as shown in figure, and the bullet remains embedded in the block. बुलेट हिट करने के बाद इस ब्लॉक के अंदर ही एम्बेडेड रहेगी, ठीक है। तो हिट करने के बाद ब्लॉक में ही एम्बेडेड रहेगी, resisting on a horizontal plane as shown in the figure, and the bullet remains embedded in the block after the impact if the coefficient of friction between the surface in contact remains constant, यानी म्यू का वैल्यू दिया है 0.3, the distance the block will move before coming to rest. तो ये हिट होने के बाद ब्लॉक और बुलेट, ये बुलेट थोड़ा इसके अंदर चला गया ऐसा हम मानते हैं, तो ये कितना डिस्टेंस मूव करेंगे ये मुझे फाइंड करना है। लेट मी कॉल दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी एस, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय block with bullet embedded inside block BS, लेट उन्होंने S डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसको मैं स्टेप वाइज सॉल्व करूंगा, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। स्टेप 1, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। तो लिखो मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, यानी दोनों तरफ मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या करना चाहिए? m1u1 प्लस m2u2 मस्ट बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये करना चाहिए। अब इस केस में m1 मैं बुलेट को लेता हूं, m2 मैं ब्लॉक को लेता हूं। तो पहले इनिशियली मास ऑफ बुलेट 0.02, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी थी? 200 प्लस मास ऑफ ब्लॉक भले ही 0.5 हो, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। फिर बुलेट और ब्लॉक एक दूसरे के अंदर जाने के बाद दोनों विथ सेम वेलोसिटी मूव करेंगे। लेट मी कॉल दैट वेलोसिटी एज v, और अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2, दोनों क्योंकि एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो m1 प्लस m2 दैट इज 0.02 प्लस 0.5, राइट, ठीक है। दोनों हिट होने के बाद सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे। लेट मी कॉल इट एज v, तो इधर क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, है ना? सही है ना? ओके, तो इससे मुझे क्या मिलेगी? द वेलोसिटी विथ विच बोथ द ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल टुगेदर, कितनी वेलोसिटी से दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे, कब? हीट होने के बाद वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, वो v मैं कैलकुलेट कर सकूंगा। तो वो v आप कैलसी में कर लो,
करो तो ये 0.5 इंटू 0 तो 0 हो जाता है। 200 इंटू 0.02 कितना होता है, करो तो 200 इंटू 0.02 4, और ये 0.02 प्लस 0.52 तो 0.05 प्लस 0.02 तो 0.52 हो जाएगा ना इंटू वी। तो ये नीचे डिवाइड कर दो, वी आ जाएगा। वी कितना है बताओ, 4 डिवाइडेड बाय 0.52 करो, 7.69 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों देखो कैसा है, इनिशियल केस ब्लॉक रेस्ट में था, ये बुलेट मूव कर रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। जब बुलेट इसको हिट करेगी तो पूरा सिस्टम मूव करना चालू कर देगा विथ वेलोसिटी 7.69 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके मोशन को अपोज करेगा और कभी ना कभी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके ये दोनों रुक जाएंगे। वो डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए अब स्टेप 2 में अप्लाई करता हूं, स्टेप नंबर 2 बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। डेटम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के लिए ग्राउंड ही लेते हैं हम। तो एनर्जी एट पोजीशन, लेट मी कॉल दिस एज पोजीशन 1 एंड लेट मी कॉल दिस पोजीशन एज पोजीशन 2 जब ये रेस्ट में आ गए ना तो उस पोजीशन को मैं 2 कहता हूं। तो एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2। अब एनर्जी एट पोजीशन 1 पे इसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² प्लस अब वर्क डन बिटवीन 1 and 2। अब वर्क डन बिटवीन 1 and 2 जीरो नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, इट विल बी अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, और वर्क डन क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है, तो एफ आर लिखता हूं, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिखता हूं, एस यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, इक्वल टू अब 2 पे आने के बाद ना इधर इसके पास वेलोसिटी रहेगी ना इसके पास कुछ हाइट है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं, स्प्रिंग भी अटैच नहीं है तो स्प्रिंग एनर्जी भी नहीं। तो एनर्जी एट पोजीशन 2 क्या रहेगा, 0। मैं फिर से समझाता हूं, पोजीशन 1 पे पूरी सिस्टम के पास वेलोसिटी v है जो कि 7.69 मीटर पर सेकेंड है, यानी पोजीशन 1 पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है क्या 1 पे, नहीं है क्योंकि डेटम पे ही ऑब्जेक्ट है, डेटम सेम है ना। स्प्रिंग एनर्जी है क्या, नहीं है, स्प्रिंग भी अटैच नहीं है। तो ये क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब 1 से 2 तक मूव होने के लिए इस ब्लॉक को अगेंस्ट फ्रिक्शन काम करना है, तो वर्क डन है, वर्क डन यहां पे 0 नहीं है, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन है इसलिए माइनस साइन। एफ आर इज द फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज एस, और एनर्जी एट पोजीशन 2 कुछ भी नहीं क्योंकि यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे वेलोसिटी 7.69, ये कट कर देता हूं मैं, ये वेलोसिटी यहाँ की है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, स्प्रिंग एनर्जी तो है ही नहीं, स्प्रिंग तो इस सिस्टम में ही है नहीं, तो बोलने की कोई फायदा नहीं। तो मुझे देखो हाफ इंटू एम, मास पता है पूरे सिस्टम का, यस मास कितना है पूरे सिस्टम का, ब्लॉक प्लस बुलेट इट इज 0.02 प्लस 0.5 इंटू वी भी पता है इट इज 7.69 स्क्वायर प्लस ये माइनस एफ इंटू एफ आर इंटू एस इक्वल टू कि वो साइड चला जाएगा तो प्लस एफ आर इंटू एस हो जाएगा। अब पूरे इसमें अननोन कौन है, एफ आर और एस, एफ आर आ जाएगा। तो एफ आर निकालने के लिए मैं एफ बी डी बना देता हूं, ऐसे बॉक्स करता हूं, इसमें रफ वर्क में कैलकुलेशन करता हूं, रफ वर्क, ठीक है। तो एफ आर निकालने के लिए देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स है एफ आर, ओके। इसका वेट क्या लगेगा नीचे की तरफ कितना है, ये बुलेट का वेट, बुलेट का प्लस इस ब्लॉक का, तो बुलेट प्लस ब्लॉक टोटल कितना हो जाएगा, इसका तो 0.02, इसका 0.5, तो 0.52 हो जाएगा इंटू 9.81, राइट। तो इसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी। जो आर एन है, आर एन जो है वो कितना रहेगा, इक्वल टू 0. दोनों सेम रहेंगे ना, वेट और आर एन दोनों सेम रहेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करके देखो, तो 0.52 इंटू 9.81, ओके। और फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हो वो तो लिमिटिंग वैल्यू के बाद कांस्टेंट ही रहता है, तो एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू आर एन लिख सकते हो आप,
म्यू कितना है 0.3 इंटू आर एन कितना है 0.52 इंटू 9.81। तो ये एफ आर की वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। पहले आप क्या करो, इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना है, या मैं ही करता हूं, चलो। हाफ इंटू ये 0.02 प्लस 0.5 इज 0.52 इंटू 7.69 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर की जगह पे मैं पुट कर देता हूं 0.3 इंटू 0.52 इंटू 9.81 इंटू एस। तो ये कैलकुलेट करो और इस चीज को नीचे से डिवाइड कर दो, एस आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 15.37 और इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो 0.3 इंटू 0.52 इंटू 9.81। 9.81 मत लो, 9.8 लो, एग्जामिनर ने 9.8 लेने को कहा है, तो मैं 9.81 इरेज कर देता हूँ। 0.3 इंटू 0.52 इंटू 9.8, 10.05 इंटू एस। तो 15.37 डिवाइडेड बाय 10.05 कैलसी में कर दो, आंसर आ जाएगा, एस का आंसर आ जाएगा 10.37 डिवाइडेड बाय 15.37 डिवाइडेड बाय 10.05, 15.37 डिवाइडेड बाय 10.05, 1.52, 1.52। तो एक गलती हो गई, इसका मल्टीप्लीकेशन 1.528 और इंटू एस। ओके 1.528 जब आप नीचे डिवाइड करोगे इस टर्म को तो एस आ जाएगा 15.37 डिवाइडेड बाय 1.528। तो एस की वैल्यू आती है कुछ करो कैल्शियम 10.05 मीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहते हो, अच्छा मीटर में ही पूछा है, ओके 10.05257, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेटली किस वैल्यू से मैच कर रहा है 10.06 मीटर से, जो कि मेरा ऑप्शन बी में है। तो आंसर बी इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं हम एक बार, आंसर बी चेक करो सही है 10.06 मीटर। ओके A block of weight 500 Newton is about to move up। ये ब्लॉक कहाँ मूव होने वाला है, इट इज अबाउट टू मूव अप। अबाउट टू मूव अप का मीनिंग क्या है, अबाउट टू मूव अप का लिमिटिंग वैल्यू रीच हो गया है, फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू रीच हो गया है, इसका ऐसा मीनिंग है। इट इज अबाउट टू मूव अप, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज ऑन वर्ज ऑफ मूविंग अपवर्ड्स, is about to move up the plane due to horizontal force of 800 न्यूटन। 800 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसके कारण ये ऊपर मूव हो सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस इज, म्यू का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, म्यू मुझे फाइंड करना है। बहुत आसान सम है, इंटरेस्टिंग है। देखो इस प्लेन को पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। नाउ दिस इज 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा वो आपको मुझे बताना है। देखो मैं आपको इमेजिन करवा के देता हूँ, मान लो ये ऐसा है। नाउ इफ दिस इज 30 डिग्री तो ये कितना होता है अपने आप 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। क्योंकि ये देखो ये लाइन में एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, तो इफ दिस इज 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री है, एंड दिस इज 30 डिग्री तो ये भी कितना 30 डिग्री। तो ये आपको इतना नॉलेज है। इसका 500 न्यूटन वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। एंड इफ दिस इज 30 डिग्री तो आप जानते हो इसको परपेंडिकुलर प्लेन पे एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, ठीक है। अब इट इज अबाउट टू मूव अपवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ आर, ओके। चलो अब समेशन एफ एक्स करते हैं, एक्स एक्सिस इसको बोल दो, इसको बोल दो वाई एक्सिस। 800 के दो कंपोनेंट, दिस इज 800 cos 30 एंड दिस इज 800 sin 30, दिस इज 500 cos 30 एंड दिस इज 500 sin 30। तो समेशन एफ एक्स करते हैं जिसमें एफ आर है वो पहले फाइंड कर लेंगे। तो समेशन एफ एक्स क्या रहेगा, प्लस 800 cos 30 माइनस 500 sin 30 एंड माइनस एफ आर इक्वल टू 0। तो माइनस एफ आर तो इक्वल टू के वो साइड चला जाएगा, प्लस एफ आर हो जाएगा। ये कैल्सी में डालो, कितना आंसर आता है मुझे बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया,
तो एफ आर का वैल्यू आ गया 442.82 न्यूटन। ठीक है, ओके। उसके बाद में समेशन एफ वाई करेंगे और नॉर्मल रिएक्शन हम फाइंड करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, आर एन। तो समेशन एफ वाई अगर करेंगे तो प्लस आर एन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस 800 साइन 30 और ये माइनस 500 कॉस 30, 500 कॉस 30 इक्वल टू 0। ये कैलसी में डालो कितना होता है, और जो भी आंसर आएगा इक्वल टू के वो साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा। -833.01 इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 833.01 न्यूटन। ओके, अब उसके बाद में एट लिमिटिंग वैल्यू, एट लिमिटिंग स्टेट फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या रहता है, म्यू इनटू आर एन होता है। तो म्यू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय आर एन। फ्रिक्शनल फोर्स इज हाउ मच, इट इज 442.82, कैल्सी में टाइप करो, डिवाइडेड बाय आर एन इज 833.01। तो आंसर आएगा आपका 0.53 के आसपास। देखो ना, ये लगभग आधा है उसका, तो 0.53 इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर डी इज करेक्ट। A lift originally moving downward at 10 मीटर पर सेकेंड, एक लिफ्ट है, ठीक है। ये लिफ्ट नीचे की तरफ मूव हो रहा है विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को धीरे 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 इंक्रीज करते जाता है और रिटार्डेशन वेलोसिटी को धीरे 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 कम करते जाता है। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव होने वाली लिफ्ट धीरे 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 नीचे आएगी कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ, और किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रेस्ट में आ जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। तो डिस्टेंस 25 मीटर पे ये रेस्ट पे आ जाएगी। मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ले लूं मैं, 25 मीटर पे ये रेस्ट में आ गई। द फोर्स विथ विच द फीट ऑफ द पैसेंजर ऑफ मास 80 केजी, 80 केजी मास का पैसेंजर है, तो उसका वेट कितना रहेगा, 80 इंटू 9.8, 9.8 दिया है, प्रेस डाउनवर्ड्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो पैसेंजर का कैसे होगा, वेट जो है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको रिटार्डेशन है, लिफ्ट को रिटार्डेशन है, मतलब मोशन नीचे है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा रहता है। एक्सेलरेशन स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता है, रिटार्डेशन स्पीड को धीरे धीरे घटाता है। तो एक्सेलरेशन अगर रहता है तो डाउनवर्ड एरो देता मैं, ये रिटार्डेशन है इसलिए एरो अपवर्ड है। बाय डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, बाय डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल मास इंटू एक्सेलरेशन कहां लगना चाहिए, फिर नीचे की डायरेक्शन में। मास कितना है इसका, 80 इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन ए की वैल्यू निकाल दूं तो आर एन निकालूंगा। आर एन इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन, यानी कौन सा रिएक्शन है वो, द फोर्स विथ विच द फीट ऑफ द पैसेंजर, द फोर्स with which feet of passenger of mass with Rn मतलब क्या है, the force with which the feet of a passenger of mass 80 kg press downwards on the floor of feet, on the floor of the lift, ये आर एन है। तो मैं सॉल्व करना चालू कर देता हूं। लेट मी कॉल दिस एज पोजीशन 1 एंड दिस एज पोजीशन 2। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 25 है,
ओके तो ये सब कुछ इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ 2a ओके ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो -25 लिख देता हूँ मैं -25 ओके तो ये 2 इंटू -25 -50 वो साइड गया +50 इंटू a 10 स्क्वायर इज 100 राइट 50 नीचे डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है एक्चुअली ये क्या है रिटार्डेशन है ठीक है लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है वो साइन के साथ आंसर नहीं देता ये फॉर्मूले की लिमिटेशन है ये हमने थ्योरी में देखा हुआ है उसके बाद में स्टेप नंबर 2 दिस वाज व्हाट स्टेप नंबर 1 ये एरो अपवर्ड क्यों लिया एक्सेलेरेशन का आपको बता दूं ये रिटार्डेशन है इसलिए अपवर्ड लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डीएलएमर्ट्स प्रिंसिपल वाला मास इनटू एक्सेलरेशन लगेगा तो यहाँ पे समेशन Fy इक्वल टू 0 कर दो तो क्या रहेगा बोलो प्लस Rn माइनस 80 इंटू 9.81 माइनस 80 इंटू ए इक्वल टू 0 तो Rn क्या हो गया माइनस 80 इंटू 9.81 वो साइड गया 80 इंटू 9.81 माइनस 80 इंटू ए वो साइड गया प्लस 80 इंटू ए का वैल्यू डाल सकता हूं मैं 2 तो कैल्शियम में डाल दो Rn आ जाएगा 944 न्यूटन तो फीट ऑफ द पैसेंजर पे एट द फीट ऑफ पैसेंजर कितना फोर्स लगेगा 944 न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर गिवन एज F1 दिया है 5y प्लस 6j F2 दिया है -1i प्लस 4k F3 दिया है 1i प्लस 6j प्लस 16k ठीक है वेर ijk आर द यूनिट वेक्टर्स along Cartesian coordinates which one of the following statement is true ठीक है तो स्टेटमेंट्स क्या क्या है हम देखते हैं फोर्सेस आर कोप्लेनर एंड द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम तो ये फोर्सेस जो है ये स्पेस फोर्सेस है ये कोप्लेनर नहीं हो सकते क्यों मैं आपको रीजन दे देता हूं मान लो ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है ये z एक्सिस है अगर F1 को लोकेट करना है 5y 6j प्लस 5y प्लस 6j यानी xy प्लेन में 5,6 मुझे लेना पड़ेगा यानी x एक्सिस के अलॉन्ग 5 और y एक्सिस के अलॉन्ग 6 तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वहां पे मेरा F1 लाई करेगा फ्रॉम ओरिजिन तो ये F1 का लोकेशन है उसके बाद में -1i 4k i देखो i जो है x के अलॉन्ग रहता है j y के अलॉन्ग रहता है k z के अलॉन्ग तो i और k कंपोनेंट है तो xz प्लेन में ये फोर्स लाई करेगा उसमें भी अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस मतलब यहाँ पे -1 और z के अलॉन्ग +4 तो ये +4 अगर यहाँ पे लो तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे कहीं तो भी ये कौन रहेगा F2 रहेगा उसके बाद में नेक्स्ट जो है F3 जो है I J K तीनों कंपोनेंट है मतलब वो स्पेस में कहीं तो भी रहेगा ऐसे हवा में ठीक है तो जाहिर है ये कोप्लेनर नहीं हो सकता आर कोप्लेनर तो ये गलत हो गया फोर्सेस आर कोप्लेनर बट पार्टिकल इज नॉट अरे कोप्लेनर नहीं है तो ये भी कट हो गया अब रहा सवाल सी और डी का फोर्सेस आर नॉट कोप्लेनर सही है फोर्सेस आर नॉट कोप्लेनर ये भी सही है तो सी और डी में से कोई सही होगा ओके तो सी ऑप्शन क्या कहता है फोर्सेस आर कोप्लेनर बट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए समेशन fx मस्ट बी इक्वल टू 0 समेशन fy इक्वल टू 0 समेशन fz इक्वल टू 0 तो ऐड करो fx समेशन fx करते 5 - 1 इज 4 4 + 1 इज 5 समेशन fx जो है वो 0 नहीं आया तो आगे की चेक करने की जरूरत नहीं ये नॉट इक्विलिब्रियम है तो लास्ट ऑप्शन चेक करते ये सही नहीं है लास्ट ऑप्शन फोर्सेस आर नॉट कोप्लेनर ये स्टेटमेंट सही है एंड द पार्टिकल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम ये भी स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू रिजिड बॉडीज A and B are each weighing 30 Newton body A is kept on floor and body B is kept on body A body B कहां पे रखा है body A के ऊपर रखा है kept on body A as shown in the figure the coefficient of friction between two bodies and the body A and the floor is 0.1 यानी हर जगह पे coefficient of friction कितना है 0.1 if the horizontal force is 2 Newton is applied on body A horizontal force 2 Newton is applied on body A the frictional force at the interface of body A and B will be body A और B में
फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो ऑफ कोर्स देखो ध्यान से सुनो, ये कॉमन सेंस है। अगर मैं बॉडी ए को ऐसे पुश करता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट होगा बिटवीन बॉडी ए एंड फ्लोर। बॉडी बी पे कैसे लगेगा? बॉडी ए को अगर पुश करता हूं, बॉडी बी तो उसके ऊपर रेस्ट है, वो उसके के साथ ऐसे आगे आगे मूव करेगी। आप समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर से समझाता हूं। यहां पे देखो, ये ऐसा सिचुएशन है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है आपको? ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है और ये नीचे का सरफेस है। तो मैं अगर बॉडी ए को धक्का दूंगा तो बॉडी बी भी उसके साथ आगे मूव करेगी, तो उनमें फ्रिक्शन का कोई संबंध ही नहीं आता। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चेक करो, ऑप्शन है क्या? आंसर ए इज 0, सही है। अ बुलेट ऑफ मास m having a velocity 500 meter per second hit a stationary block of mass 6.15 kg. The block breaks into two parts. वाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। मान लो ये बुलेट है, ओके? ये एक ब्लॉक को हिट करने वाला है। ब्लॉक में थोड़ा 3D में बनाता हूं आपको समझने के लिए। इस ब्लॉक का मास कितना है? 6.15 kg। इस ब्लॉक का मास कितना है? 6.15 kg। तो मैं आपको डिटेलिंग बताता हूँ। u1 यानी इनिशियल वेलोसिटी इस बुलेट की कितनी है? 500 मीटर पर सेकेंड। बुलेट ऑफ मास m, बुलेट का मास कितना है? m है। हैविंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड हिट अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 6.15 यानी m2 दिया है, ठीक है? m1 का वैल्यू कितना है? m है। m2 का वैल्यू 6.15। इनिशियली ये रेस्ट में है, मतलब u2 का वैल्यू क्या है? 0। तो ये मेरा बिफोर इम्पैक्ट वाला फोटो है, बिफोर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, ठीक है? वो ब्यूटी क्रीम का रहता है ना, डव लगाने के पहले और डव लगाने के बाद, ऐसा ये बिफोर इम्पैक्ट है। आफ्टर इम्पैक्ट का भी मैं फोटो बनाता हूं, आफ्टर इम्पैक्ट। चलो, द ब्लॉक ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स वाया Q of mass 3 kg and R of mass 3.15 kg. आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा? ये ब्लॉक जो है ये टूट जाएगा, ठीक है? ये मान लो Q है, ये Q है, ठीक है? इस Q का मास कितना है? 3 kg। इसका मास है 3 kg। उसके बाद में R of mass 3.15 kg, ठीक है? ये दिखा देता हूं। R इसी ब्लॉक के 2 टुकड़े हो चुके हैं। दिस इज R से, R को मैं शेडिंग कर देता हूं ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सको। इस R का मास कितना है? 3.15 kg विथ अ बुलेट एम्बेडेड इन R। बुलेट किसके अंदर धसा हुआ है? R के अंदर। तो बुलेट, ये पूरे R ब्लॉक का अलोंग विथ बुलेट मास कितना हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.15 प्लस मास ऑफ द बुलेट। तो यहां पे 3.15 प्लस m कर देता हूं। 3.15 प्लस m, m किसका है? बुलेट का, इसलिए, ठीक है? सिर्फ r का अगर बोलूंगा तो 3.15 kg है और बुलेट का मास कितना है? m है। तो दोनों का ऐड करके ये टोटल मास हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में उन्होंने कहा है विद द बुलेट एम्बेडेड इन r द पार्ट्स एंड r ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये दोनों ट्रैवल करेंगे in the direction of initial velocity of the bullet. If the velocity of q is 3 meter per second, q move करेगा, velocity of q is 3 meter per second. Velocity of r along with the bullet embedded is what? 5 meter per second. The mass of the bullet is, mass of the bullet मुझे निकालना है। तो by law of conservation of momentum, by law of conservation of momentum, momentum क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, ओके? तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट देखो कैसा है? m इंटू u1 यानी m इंटू 500 मीटर पर सेकेंड, m इंटू 500 प्लस
इसका मास कितना है 6.15, लेकिन वेलोसिटी कितनी है 0, इज इक्वल टू आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा 3 kg का वेलोसिटी, 3 इंटू इट्स वेलोसिटी, 3 इंटू 3 प्लस इसका कैसा रहेगा, मास कितना है 3.15 प्लस m, ये कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है इंटू 5। देखो ये मास इंटू वेलोसिटी q के लिए, ठीक है, मैं चाहिए तो नीचे सफिक्स में q लिख देता हूं, ये किसके लिए है r प्लस बुलेट के लिए, समझ में आया? ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करना चालू कर दे। 3 3 से क्या होता है 9, 500 इंटू एम इज 500 m, ये 6.15 इंटू 0 तो 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3.15 इंटू 5 कितना होता है 3.15 इंटू 5, कैलसी में करो जल्दी, 3.15 इंटू 5 प्लस 15.75 प्लस 5 इंटू एम इज 5m। ओके, 5m इक्वल टू वो सर गया तो सबट्रैक्ट करेगा, 500m माइनस 5m इज 495m, 495m, और 9 प्लस 15.75 आई विल गेट एज 24.75, तो m आ गया, इट इज 24.75 डिवाइडेड बाय 495, कैलसी में करो, 24.75 डिवाइडेड बाय 495, 0.05 kg, तो 0.05 kg आपको नजर आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, two particles p and q are initially at the two ends of the circular arc, ठीक है, एक मैं सर्कल ही ड्रॉ कर देता हूं आपको समझने के लिए। तो p और q ऐसे दो पार्टिकल्स है इस सर्कुलर आर्क पे कहीं तो भी लोकेटेड, वो टू एंड्स ऑफ अ सर्कुलर आर्क विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द आर्क सेंटर। ओके, मान लो ये आर्क का सेंटर है, मैंने सर्कल ही बना दिया, ये मान लो p है, और q कितने एंगल पे आएगा अभी, q कितने एंगल पे आएगा 120 डिग्री, राइट। p और q में क्या अंतर है, इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द आर्क सेंटर, द रेडियस ऑफ द आर्क इज r, इस आर्क का रेडियस कितना है r। ओके, द पार्टिकल्स p एंड q आर मूविंग अलोंग द आर्क टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब p कहां मूव कर रहा है q की तरफ, और q कहां मूव कर रहा है p की तरफ। P and Q are moving along the arc towards each other with a constant tangential velocities Vp and Vq, यानी Vp कैसे रहेगा ऐसे, Vq कैसे रहेगा ऐसे, बरोबर, yes। The distance traveled by the particle P when it meets Q, तो मुझे क्या करना है, P ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो Q से पहली बार मिला, तो वो डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो लेट दैट डिस्टेंस ट्रैवल बी x, ठीक है। आप समझ पा रहे हो क्या, या जूम करके दिखाओ, ये देखो, ये मैं अलग कलर का पेन ले लेता हूं, देखो P यहां से चल रहा है, Q वहां से चल रहा है, तो P ने मान लो x डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो Q से मिला, Q को मैं अलग कलर का पेन ले लेता हूं, ब्लू ले लेता हूं, समझाइए। ओके, तो लेट अस से, लेट डिस्टेंस ट्रैवल by P when it meets Q be x, ठीक है। तो P ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x, P कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है Vp, ठीक है। तो Q ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये अगर x है तो Q का डिस्टेंस क्या रहेगा, तो Q का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल by Q is equal to what, it is total arc length minus x। टोटल आर्क लेंथ मतलब ये P से लेके Q तक जो आर्क लेंथ है वो टोटल आर्क लेंथ माइनस x करना पड़ेगा। तो टोटल आर्क लेंथ मैं पहले निकाल लेता हूं, इसको पॉइंट नंबर 2 बोलता हूं, इसको पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर, ये सॉरी ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 1। टोटल आर्क लेंथ कैसे लिखाएंगे, टोटल आर्क length that is P to Q, ओके, P से लेके Q तक टोटल आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, इट इज R थीटा, R इंटू थीटा, R इंटू थीटा क्या होगा एंगल सबटेंडेड, लेकिन 120 डिग्री नहीं ले सकते,
एंगल जो है रेडियन में होना चाहिए। हमें थीटा क्या दिया है, 120 डिग्री दिया है, रेडियन में क्या होगा 120 इंटू पाई बाय 180। तो 0 0 कैंसल, 4 3 12, ओके 4 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 4 और 3 6 4 पाई बाय 6 यानी 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो थीटा का वैल्यू क्या है 2 पाई बाय 3। तो टोटल आर्क लेंथ P2Q क्या होगा, R इंटू थीटा, दैट इज R इंटू 2 पाई बाय 3। आप समझ पा रहे हो? टोटल आर्क लेंथ कितना है, R इंटू 2 पाई बाय 3। डिस्टेंस ट्रेवल बाय P2 दैट मीटिंग डेस्टिनेशन कितना है, x है। तो Q से लेके वो मीटिंग डिस्टेंशन, मीटिंग M पे हो रही है, ऐसे मान लेते हैं M पे। तो P से लेके M तक डिस्टेंस को x बोला है, Q से लेके M तक के डिस्टेंस को टोटल आर्क लेंथ माइनस x बोलेंगे, दैट इज R इंटू 2 पाई बाय 3 माइनस x। तो ये डेटा आपको क्लियर हो गया। अब आप जानते हो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन का कोई संबंध नहीं है, तो आप स्कूल के फॉर्मूलेस लगा सकते हो। स्कूल के फॉर्मूलेस मतलब स्पीड इक्वल टू क्या लिखते थे आप स्कूल में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बरोबर। ठीक है, तो ये हम यहां पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले P के लिए करता हूं मैं, Vp इज इक्वल टू, यहां पे थोड़ा मूव कर लीजिए कैमरा। तो फॉर पॉइंट P, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है फॉर P, मोशन ऑफ P, ठीक है, इसको मैं स्टार बोल देता हूं, पुट इन स्टार, ओके। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है P ने, x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, स्पीड कितना है उसका Vp, और टाइम टेकन कितना है उसका T है, टाइम टेकन कितना है T है। तो इसके ऊपर से मैं टाइम T का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। टाइम T का फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज Vp डिवाइडेड बाय x। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1 फॉर मोशन ऑफ Q, ठीक है, फॉर मोशन ऑफ Q के लिए फिर से एक बार पुट इन स्टार कर दो रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो Q ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, Q से लेके M तक डिस्टेंस, M मतलब मीटिंग पॉइंट, M इज द मीटिंग पॉइंट। तो Q से लेके M तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, इट इज R इंटू 2 पाई बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्पीड यानी वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से मूव किया वो Q इंटू टाइम टेकन भी T होगा। भाई देखो ध्यान से सुनो, दोनों ने अपना जर्नी एक साथ चालू किया। मान लो P ने M तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड्स लिए, तो Q ने भी 3 सेकंड्स ही लिए होंगे ना, क्योंकि दोनों ने एक साथ जर्नी चालू किया, दोनों एक साथ मीट किए, तो टाइम टेकन दोनों का सेम रहेगा। तो इसके लिए अगर T है तो इसके लिए भी T रहेगा, तो ये T ही रहेगा। ओके, अब फ्रॉम वन T के जगह पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, R इंटू 2 पाई बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू वी क्यू इंटू T के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, Vp अपॉन एक्स। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Vq को वो साइड लेके जाएंगे, R इंटू 2 पाई बाय 3 माइनस एक्स, ओके सॉरी माइनस वी क्यू और x वो साइड जाएगा Vp अपॉन एक्स। ओके, एक छोटी सी गलती हो गई, करेक्शन कर लो। T इक्वल टू क्या चाहिए, x अपॉन Vp चाहिए, मैंने गलती से Vp अपॉन x लिखा, तो यहाँ पे x अपॉन Vp चाहिए। तो फ्रॉम वन यहाँ पे क्या होना चाहिए, T के जगह पे क्या डालना चाहिए, x अपॉन Vp। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओके यस x अपॉन Vp बराबर है, ओके R इंटू 2 पाई बाय 3 एज इट इज रखो, माइनस एक्स वो साइड लेके जाओ, तो Vq अपॉन Vp ये क्या है, x है, माइनस एक्स वो साइड गया तो प्लस एक्स। इसके बाद में इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, R इंटू 2 पाई बाय 3 एज इट इज रखो, इन दोनों में x कॉमन लिया जा सकता है, अंदर आ जाएगा
वी क्यू अपॉन वी पी प्लस 1। तो ये क्या होगा, x इंटू वी पी अंदर मल्टीप्लाई करो, वी क्यू प्लस वी पी अपॉन वी पी इज इक्वल टू आर इंटू 2π/3। तो x का आंसर आ चुका है, x सिर्फ हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। तो वीपी वो साइड मल्टीप्लाई किया तो इंटू वीपी डिवाइडेड बाय वी क्यू प्लस वीपी, वीपी अपॉन वी क्यू प्लस वीपी, ये आर एज इट इज 2π/3 एज इट इज। तो आंसर वही सही है जिसमें ये ऑप्शन है, x इक्वल टू 2π/3 इंटू आर इंटू वीपी अपॉन वी क्यू इंटू वीपी। आर अंदर लेना होगा, आर अंदर लेना होगा, आर अंदर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये ऑप्शन मैच कर रहा है आंसर सी के साथ। चेक करो, 2π/3 आर इंटू वीपी अपॉन वीपी वी क्यू प्लस वीपी को मैं वीपी प्लस वी क्यू भी लिख सकता हूँ। ऑप्शन सी में ये जो एग्जैक्ट लिखा है मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी में लिखा है 2π/3 आर इंटू वीपी डिवाइडेड बाय वी क्यू प्लस वीपी की जगह पे उन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, वीपी प्लस वी क्यू। ऑफकोर्स इसको लिखा ही जा सकता है ऐसे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2π/3 आर इंटू वीपी डिवाइडेड बाय वीपी प्लस वी क्यू। Two blocks P and Q, two blocks P and Q are connected by a string which passes over a pulley as shown in the figure. The block P is sliding on an inclined surface. Block P is sliding on an inclined surface, ignoring the masses of the string and the pulley. The tension in the string is, string में tension कितना आएगा वो मुझे find करना है। G is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and neglect all frictional forces। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं सिखाता हूँ। तो निग्लेक्टिंग ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस मुझे ये निकालना है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। वो कैसे आता है मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, तो 1 बाय 1 हमें एफबीडी बनाना है। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, ये जो है 10 kg कहाँ मूव करेगा, नीचे की तरफ, और 6 kg कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, विद एक्सेलरेशन से ए। अब 1 बाय 1 हम एफबीडी बनाएंगे। मान लो इसमें टी है टेंशन, तो इसमें भी टेंशन क्या होगी, टी होगी। तो इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। P का एफबीडी हम बना देते हैं। ओके, दिस इज बार ब्लॉक P। ओके, इसका मास लगेगा नीचे की तरफ 6 इंटू जी, दैट इज 9.81। ओके, ये 60 डिग्री दिया है, तो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो हर बार की तरह ये क्या होगा फिर 30 डिग्री। तो इसका मास नीचे की तरफ लगेगा 6 इंटू 9.81। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। दिस इज से 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 9.81 साइन 30, ये 6 इंटू 9.81 कॉस 30। ओके, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये आर एन होगा। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स दिया है क्या, अ ब्लॉक P and Q आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग विच इज passes over a pulley as shown in the figure. The block P is sliding on an inclined surface, ignoring the masses of the string and the pulley. The tension in the string is, निकालना है, निग्लेक्ट करते हैं। चलो, निग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शन, यस दिया हुआ है निग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लेंगे। ओके, ये मूव कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, तो इसको रेजिस्ट करेगा डीएलएम्बर्ट्स फोर्स m इंटू a। m कितना है 6 इंटू एक्सेलरेशन a। तो सारे फोर्सेस मैंने कंसिडरेशन में ले लिए हैं। सो लेट मी से दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। तो इसमें हमें t चाहिए क्योंकि आगे वो यूज करना है। तो समेशन fx कर दे तो चलेगा, समेशन fx इक्वल टू 0, क्योंकि rn में कोई इंटरेस्ट नहीं, rn पूछा ही नहीं है, t चाहिए। तो समेशन fx करते हैं सिर्फ। तो प्लस टी, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, प्लस टी, उसके बाद में माइनस 6a, और ये माइनस 6 इंटू 9.81 साइन 30 इक्वल टू 0। तो t माइनस 6a इज इक्वल टू 6 इंटू 9.81 साइन 30। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में 10 kg ब्लॉक का एफबीडी कैसे बनेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। 10 kg ब्लॉक का एफबीडी में 10 इंटू 9.81, नीचे की तरफ टेंशन T ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ है, डीएलएम्बर्ट्स फोर्स ऊपर की तरफ m इंटू ए, यानी 10 इंटू ए।
तो यहां पे भी समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करूंगा मैं, तो प्लस टी प्लस 10a माइनस 10 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। तो t प्लस 10a इज इक्वल टू 10 इंटू 9.81। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे t का वैल्यू चाहिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके t का वैल्यू चाहिए। तो अगर कैल्सी अलाउड होता तो आप डायरेक्टली अपने कैल्सी में 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर देते, लेकिन क्योंकि कैल्सी अलाउड नहीं है तो साइमल्टेनियसली कैसे करना है मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। तो साइमल्टेनियसली करने के लिए 1 और 2 में से t एलिमिनेट करना आसान है। t एलिमिनेट करने के लिए आप सिर्फ क्या करो, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करो, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करते वक्त t माइनस टी क्या हो जाता है 0। फिर उसके बाद में 10a माइनस ऑफ माइनस 6a और यहां पे क्या होगा 10 इंटू 9.81 माइनस ये क्या होगा 6 इंटू 9.81 साइन 30। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 16a। ये कैल्सी में डालो, क्या आंसर आता है देखो। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 68.67, 16 नीचे डिवाइड कर दो तो 68.67 डिवाइडेड बाय 16 अगर करते हैं तो एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू आता है मुझे बता दो। 4.291 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मुझे टेंशन टी चाहिए। तो टी फाइंड करने के लिए आइदर आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में डालो। आई विल प्रेफर इक्वेशन नंबर 2। तो पुट इन 2, तो टी इज इक्वल टू 10 इंटू 9.81 माइनस 10a इक्वल टू के वो साइड गया तो माइनस 10a हो जाएगा ना। तो 10 इंटू 9.81 माइनस 10 इंटू 4.291, तो ये आसान है 98.1 माइनस 42.91। कैल्सी में करो, कुछ 55 के आसपास आंसर आ रहा है। ऑप्शन 55.19 न्यूटन, यानी अप्रोक्सीमेटली किससे मैच कर रहा है 0.2 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Okay, a 10 kg rectangular steel block is placed over a smooth cast iron surface. एक cast iron का smooth surface है, इसके ऊपर हमने 10 kg का ब्लॉक रख दिया है। तो इसका वेट कितना लगेगा 10 इंटू जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। Okay, a 10 kg rectangular steel block is placed over a smooth cast iron surface. The coefficient of friction between steel and cast iron is mu का वैल्यू 0.4 दिया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वो कहाँ काम आई, मास इंटू जी करते ना mg, तो 10 इंटू 10, तो ये 100 न्यूटन हो गया। ओके, इफ द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक पैरेलल टू द सरफेस, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन न्यूटन ऑफर्ड बाय द सरफेस टू द ब्लॉक। तो फ्रिक्शनल फोर्स Fr मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या होती है, इट इज म्यू इंटू आर एन। म्यू इज 0.4, नॉर्मल रिएक्शन आर एन, तो ऑफकोर्स आर एन इज 10 इंटू 10 को बैलेंस करेगा, तो आर एन का वैल्यू कितना है 100। 0.4 इंटू 100 इज 40 न्यूटन। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की। ये कौन सी वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन में निकालूंगा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ये निकाला जाएगी बाय डूइंग कैलकुलेशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा +20 माइनस एफ आर इक्वल टू 0। तो एफ आर का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। एफ आर 20 न्यूटन, यही सही है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है भाई, इसका मीनिंग क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन है, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट में ही है, ये मूव नहीं करेगा। जब ये फ्रिक्शनल ये अप्लाइड वैल्यू ये जो 20 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते अगर 40 पे रीच हो गए, नाउ इट इज इन लिमिटिंग स्टेट, मतलब इसके आगे एक भी न्यूटन फोर्स बढ़ाया तो ब्लॉक मूव होना चालू करेगा। यानी 40 न्यूटन के ऊपर मान लो 41 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, तो उस केस में ये ब्लॉक मूव करेगा।
फिलहाल ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन ही है, एक्चुअल वैल्यू 20 न्यूटन है, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। मैं फिर से एक बार डायग्राम बता देता हूं। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस एप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स Fr, तो ये ग्राफ ऐसा होता है। तो ये 40 न्यूटन जो वैल्यू है ये यहाँ की है, लिमिटिंग वैल्यू। दिस इज Fr लिमिटिंग वैल्यू, और फिलहाल हमारा केस यहाँ पे है 20 न्यूटन, मतलब जहां अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स सेम रहते हैं। अ नॉन मैग्नेटिक लाइट फ्रेम विथ 2 मैग्नेट्स अटैच टू इट्स लेग्स, ये फ्रेम है नॉन मैग्नेटिक और 2 मैग्नेट्स उसको अटैच किए गए। रेस्ट ऑन अ माइल्ड स्टील प्लेट, इस माइल्ड स्टील प्लेट पे ये 2 मैग्नेट्स रेस्ट कर रहे हैं। अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एन अमाउंट and from its unstretched length connects the steel plates to the center of the frame as shown in the figure। ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेशन में है, स्प्रिंग कंप्रेशन में है, तो कैसे दिखाएंगे एफबीडी इसका, ये कंप्रेशन का सिंबल ऐसे रहता है ना, ओके। और कंप्रेशन फोर्स जो होता है वो स्प्रिंग के केस में K डेल्टा होता है, F इक्वल टू K डेल्टा, ओके। विच ऑफ द फिगर बिलो रिप्रेजेंट करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसकी कैसे बनेगी। सबसे पहले तो ये मैंने दिखाया आपको, ये स्प्रिंग कंप्रेशन में है, उसके बाद में इसका मास का लगेगा नीचे की तरफ mg, ओके। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेट, ओके। इसका भी मास लगेगा mg और यहाँ पे लगेगा F मैग्नेट, F मैग्नेट। इसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन रहेगा Rn, इसको नॉर्मल रिएक्शन Rn। तो मुझे किसका एफबीडी बनाना है, सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का, तो ये यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से इसको काट दो। तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखो K डेल्टा ऊपर की तरफ है, यस ऊपर की तरफ है, फिर mg भी दिखाया, F मैग्नेटिक, नॉर्मल रिएक्शन Rn भी है, यस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, कॉर्ड मतलब वायर है, ऑफ नेग्लिजिबल मास अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ 5 kg डिस्क, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर ये लपेटा हुआ है कॉर्ड, ठीक है, और ये ऐसा लटका हुआ है। A cord of negligible mass is wrapped around the outer surface of 5 kg disc of radius 0.5, इस डिस्क का रेडियस कितना है 0.5 as shown। If the disc is released from rest, the angular velocity of disc in radian per second after 3 seconds is what? टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये समझाने के लिए मैं फिर से एक बार डिस्क ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये कॉर्ड है, ये इस डिस्क के अराउंड वाउंड है। अब ये डिस्क जो है ये मूव करेगा विथ एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा, ओके। इसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर, ओके। अब ये डिस्क जो है ये नीचे की तरफ आएगा। इट इज अ केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। इसमें 2 तरह के मोशन है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ये सम हमने बहुत बार किया हुआ है, तो आसान सम है, अपने बच्चों को पसंद आता है। तो इसमें 2 तरह के इक्विलिब्रियम रहेंगे, एक ट्रांसलेशनल के लिए और एक रोटेशनल के लिए। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अच्छा, सब कुछ बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होती है, पता भी नहीं होती है, मैं बताता हूं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर डिस्क outer DISK, ओके। I is half mr square, तो ये फॉर्मूला मैं बता देता हूं। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखो कैसा है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये देखो, ये स्ट्रिंग है तो टेंशन में रहेगी, टेंशन कितना रहेगा इसमें, T रहेगा, ओके। तो मैं इसका अगर एफबीडी बना दूं आपके लिए ऐसा, ये डिस्क है, ये T है, तो कितने डिस्टेंस पे है R, तो T इंटू आर कैसा है क्लॉकवाइज। उसको अपोज करने के लिए डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या लगना चाहिए, I अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो summation of torque must be equal to what, 0, that is T into R is anti-clockwise, so minus I alpha उसको बैलेंस करेगा प्लस I alpha clockwise equal to 0।
तो इसके ऊपर से क्या आ जाएगा, टी इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट, आई अल्फा, टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर। आई की जगह पे मैं क्या डालूंगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा जो है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में एक रहता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड नेक्स्ट होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दोनों चीजें स्टैंडर्ड है, हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, आज फिर से बताता हूं। ACM जो होता है उसका वैल्यू आर अल्फा होता है और VCM का वैल्यू होता है आर ओमेगा, ठीक है। फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, फॉर रोलिंग विदाउट, W/O मतलब विदाउट स्लिपिंग, तो ये चीजें स्टैंडर्ड होती है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आई की जगह पे क्या डाला, हाफ एम आर स्क्वायर, सही है, इनटू क्या है अल्फा डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर और ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या आ रहा है, हाफ एम आर अल्फा। अब ये जो आर अल्फा है इसके जगह पे मैं क्या डालू, एक्सेलरेशन डाल सकता हूं, ACM यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। या सिर्फ आप ए बोलो तो भी चलेगा, सिर्फ ए बोलो तो भी चलेगा, मैं ए बोल देता हूं इन जनरल। या करेक्ट नोटेशन क्या रहता है, लेकिन ए सफिक्स में CM यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो आर अल्फा की जगह पे मैं ए लिख देता हूं, चलेगा। तो टॉर्क क्या हो गया, हाफ एम ए। ये कैसे आया, बाय समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, T इंटू आर या एंटी क्लॉकवाइज में माइनस TR, उसको बैलेंस कौन करेगा, बाय डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल आई अल्फा। जैसे लीनियर में क्या रहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है, वैसे यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन रहता है। तो TR इक्वल टू आई अल्फा, आर नीचे ले लो, आई की जगह पे डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर डाल दिया, आर कैंसिल हो गया, आर अल्फा की जगह पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन आएगा, टी की क्या आ गया, हाफ एम इंटू ए, ठीक है। अब फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैं फिर से एक बार FBD दिखा दो आपको। ये डिस्क है, यहाँ पे टेंशन फोर्स T है, इसका मास क्या लगेगा, डिस्क का मास दिया है क्या, ओके, मास M, ओके, तो M इंटू G रहेगा। G का वैल्यू दिया है हमें, G का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। M भी दिया है 5 kg, ओके, बाद में लिखेंगे फिर वो, ओके। इसका इट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन A, ठीक है। एक्चुअली A मतलब ACM सेम ही है, मैं A ही लिखता हूं। तो इट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन A, तो इसको बैलेंस करने के लिए डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल के हिसाब से फोर्स कितना रहेगा, M इंटू A। इसको बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, M इंटू A। सारा क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे समेशन Fy इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस टी माइनस mg प्लस ma इक्वल टू 0, ओके। कॉल दिस एज 2, पुट 1 इन 2, 1 से 2 में सब्स्टिट्यूट करो, t के जगह पे क्या आ जाएगा फिर, हाफ ma माइनस mg इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ, प्लस mg, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ma। हाफ ma प्लस ma क्या होगा, 2/3 ऑफ ma। देखो ना, 2 1 2, 2 + 1 3, सॉरी 2/3 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 3/2 ma इक्वल टू mg, ठीक है, मान करा। तो इसके बाद में क्या होगा, ये mm कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू 2/3 इंटू जी आ जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, 2/3 ऑफ g। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है, स्ट्रिंग वाउंड होने के कारण एक्सेलरेशन जो है ये 2/3 ऑफ g है। यानी आप देख सकते हो, मान लो सिर्फ डिस्क अगर मैं नीचे फेंक देता तो नीचे आता विद एक्सेलरेशन व्हाट, g, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन स्ट्रिंग वाउंड होने के कारण एक्सेलरेशन कम हो गया है, 2/3 हो गया है। 2/3 ऑफ 10 इज व्हाट, कुछ तो 7 पॉइंट कुछ तो भी आता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो हम आगे बढ़ते फिर अभी ये इस एक्सेलरेशन से ये डिस्क नीचे आएगी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट एंगुलर वेलोसिटी में है। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा में मुझे इंटरेस्ट है। तो ओमेगा निकालने के लिए मेरे पास वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए
वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं अभी फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, बाय काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। या इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, इनिशियल ये रेस्ट में था, बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ए मेरे पास है, ए का वैल्यू है मेरे पास, इट इज 2/3 ऑफ g इनटू व्हाट, t। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला आ गया 2/3 ऑफ g इनटू t, बट आई नो v इज व्हाट, r ओमेगा। तो v की जगह पे मैं क्या डालूंगा, r ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2/3 g इनटू t। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया, 2/3 g इनटू t डिवाइडेड बाय व्हाट, r। अब मैं जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3, g की वैल्यू 10 है, टाइम कितना गिवन है, 3 सेकेंड्स, और रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया है मुझे, 0.5 मीटर दिया हुआ है रेडियस। तो 0.5 मतलब 1/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 कैंसल, 0.5 मतलब 1/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। तो ओमेगा का आंसर आ गया, ओमेगा इज 40 रेडियन पर सेकेंड। तो 40 रेडियन पर सेकेंड आंसर बी है, चेक कर लेना। तो आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन, 40 रेडियन पर सेकेंड। स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस उन्होंने सब क्वेश्चंस पूछे हैं, 27 और 28। अ मास 2 kg, एक मास है 2 kg, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट में है, मतलब टाइम t जब 0 है तब उसका वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इज एक्टेड अपॉन बाय टाइम वेरिंग फोर्स, टाइम वेरिंग फोर्स मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल t का वैल्यू अगर 0 है तो फोर्स क्या है, 0 है। ग्राफ क्या है, t का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 6 6 होगा। t का वैल्यू 2 सेकेंड्स है, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, तो 2 सेकेंड पे 24 न्यूटन। तो ये ग्राफ भी उन्होंने प्लॉट करके दिया है। तो मुझे फाइंड करना है द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द मास इज। तो बहुत आसान है, जिन लोगों को ये ग्राफ समझ में आता है वो उनके लिए बहुत ही आसान है। देखो ये ग्राफ फोर्स वर्सेस टाइम का है, ठीक है, तो फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ इज नथिंग बट इम्पल्स। सर आपको कैसे समझा इम्पल्स, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और फिर चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम मतलब ही इम्पल्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चेंज इन मोमेंटम यानी कि इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम क्या रहता है, मास इनटू, यहाँ पे मास तो ऑब्जेक्ट का सेम ही है, मास इनटू वेलोसिटी डिफरेंस। वेलोसिटी डिफरेंस मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, vf माइनस vi। मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी माइनस मास इनटू, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, मास 2 kg है तो मास कॉमन ले लिया, m इंटू vf माइनस vi। एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे, मैं एरिया अगर सिंपल होता मतलब रेक्टेंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेता, सेमी सर्कल होता तो भी कर लेता, लेकिन ये तो कुछ अजीब ही कर्व है। तो एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो f मेरे पास है, f का इक्वेशन क्या है, इट इज 6t स्क्वायर इंटू dt, m एज इट इज, vf एज इट इज। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब टाइम t जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ओके। तो 6 एज इट इज, t की स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3, m मास का वैल्यू दिया है क्या उन्होंने, यस 2 kg दिया है, और फाइनल वेलोसिटी दिया है नहीं, वही तो फाइंड करना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, t का भी वैल्यू दिया है क्या, स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर 2 kg मास इनिशियली, ओके। अरे इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करना है आंसर, इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो 2t क्यूब, ये 2 नीचे डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू vf।
टू कैंसल, तो वी एफ का वैल्यू आ गया टी क्यूब. द वेलोसिटी ऑफ द मास इज व्हाट? टी क्यूब. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ठीक है, कैसे किया फिर से बताता हूं. एरिया अंडर दिस कर्व इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, या फिर इंपल्स भी आप कह सकते हो. इंपल्स क्या रहता है? फोर्स इनटू टाइम रहता है, इसलिए. ठीक है, उसके बाद में एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज किया. सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. एफ की जगह पे क्या डाला? 6t² dt. उसका इंटीग्रेशन आसान है, 6 एज इट इज. t² का इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ाओ और वही नीचे लिखो. उसके बाद में ये सॉल्व करो, वेलोसिटी आ गया टी क्यूब. अब उन्होंने क्या पूछा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मास इन 2 सेकेंड्स इज. डिस्टेंस x निकालना है. तो आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt. तो vf के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? dx बाई dt इज इक्वल टू, vf के जगह पे क्या लिखा? dx बाई dt इक्वल टू टी क्यूब. तो dx क्या हो जाएगा? टी क्यूब dt. अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. सही है. अब इंटीग्रेट जब करोगे तो dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब dt. dx का इंटीग्रेशन x, टी क्यूब का इंटीग्रेशन t⁴/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. अब इनिशियल कंडीशन में अप्लाई करता हूं. इनिशियल कंडीशन यानी एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. क्योंकि जब समय 0 था तो वेलोसिटी भी 0 था, यानी डिस्टेंस ट्रैवल उस समय 0 था. तो 0 इज इक्वल टू, टी की जगह पे 0 डालो, 0⁴/0 भी 0 है, प्लस e. तो c का आंसर क्या आ गया? 0. तो इसको स्टार में पुट करेंगे. पुट 1 इन स्टार. तो x का इक्वेशन आ गया. ओके, तो x का इक्वेशन क्या आ गया? x इक्वल टू t⁴/4. अब उन्होंने एट t इक्वल टू कितना सेकेंड डिस्टेंस पूछा है? 2 सेकेंड. t इक्वल टू 2 सेकेंड. पुट इन इक्वेशन नंबर 2, x इक्वल टू 2⁴/4. 2⁴ क्या होता है? इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 4. ये 2 2 ज़र 4 कैंसल, ये कैंसल. तो x इक्वल टू 4 इज द आंसर. x इक्वल टू 4 जो कि ऑप्शन डी में है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, a block of weight W connected to two springs. W is connected to two springs, K1 and K2. Rest initially on a horizontal frictionless surface. The coefficient of static friction between block and the surface is mu. Coefficient of static friction कितना है? mu दिया हुआ है. Okay, both springs are initially deformed. Are initially undeformed. Sorry, undeformed. The magnitude of force F is applied to the second spring is now gradually increased. The block will start to slide when? भाई ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. block will start to slide when? It will start to slide when F is equal to limiting value of friction. Limiting value of friction. ये मोशन तभी पॉसिबल है जब F फोर्स जो है इस सरफेस के लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा या इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बनेगा. तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हम सब लोग जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू आर एन. तो म्यू इंटू आर एन. अब देखो इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो वेट डाउनवर्ड है, रिएक्शन अपवर्ड है, तो आर एन का वैल्यू क्या है? यार आर एन इज इक्वल टू डब्ल्यू. तो म्यू इंटू डब्ल्यू. तो फोर्स जब म्यू इंटू डब्ल्यू होगा तभी वो स्लाइड करेगा. तो ऑप्शन ए सही है. ये बाकी सब मोह माया है. ये सेंटेंस पढ़ना जरूरी है. दिस इज इंपॉर्टेंट सेंटेंस. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. 3 connected railway coaches A, B and C of mass MA, MB and MC respectively are being pulled by a locomotive with a force F over a horizontal track. इनको खींचा जा रहा है with force what? F.
ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक द कोचेस में बी अज्यूम टू मूव फ्रिक्शनलेस व्हील, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई टेंशन नहीं, द कोचेस में बी अज्यूम टू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस व्हील विद अ नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस भी नहीं। द टेंशन इन द कनेक्टर बिटवीन ए एंड बी में टेंशन कितना है वो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। तो देखो बाय डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मास फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, m इंटू ए। ठीक है, मैं डिफरेंट एफबीडी बनाता हूं। देखो पहला केस 1 एफबीडी, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम में कंसिडरेशन में ले लिया हूं। ठीक है, मास कितना है, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। ओके, कितने फोर्स से खींचेंगे, एफ। कितना एक्सेलरेशन से आगे मूव होगा, ए। इसको रोकने के लिए कितना आ रहा चाहिए, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, एम इंटू ए। ठीक है, एम इंटू ए मतलब एम क्या होना चाहिए, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू वाट, ए। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है आगे की तरफ, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करूंगा तो प्लस एफ माइनस एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी एफ इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ इक्वल टू एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू ए आ जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, नहीं। अरे नहीं, मैंने तो एफ निकाल रहा हूँ, एफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके ऊपर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। ठीक है, अब केस नंबर 2 में मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनो। मुझे ए बी में टेंशन निकालना है, टेंशन इन ए बी निकालना है, तो मैं इसको यहां से कट कर देता हूं। अब एफबीडी बनाते हो, कैसा एफबीडी बनेगा, ये मास ए सॉरी मास बी प्लस मास सी एक साथ है, मास बी प्लस मास सी एक साथ है। यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टी ए बी लग रहा है। ये भी मूव हो रहा है आगे विद एक्सेलरेशन ए। इनको रोकने के लिए जो डीएलएम्बर्ट्स फोर्स लगेगा वो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन रहेगा। मास कितना रहेगा टोटल, एम बी प्लस एम सी, राइट, एम बी प्लस एम सी इंटू ए, बराबर है। अब यहां पे मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या रहेगा, प्लस टी ए बी, टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी, माइनस एम बी प्लस एम सी इंटू ए इक्वल टू 0। तो टी ए बी क्या हो जाएगा, इट इज एम बी प्लस एम सी इंटू ए। अब टी ए बी क्या होगा, इट इज एम बी प्लस एम सी। ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी पे मैच कर रहा है। देखो आंसर क्या आ गया, एफ इंटू एम बी प्लस एम सी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चेक करो, ऑप्शन डी में वो अवेलेबल है।